साल 1943 के बाद रूस की सबसे बड़ी हार हुई है। ये टिप्पणी अमेरिका के एक रक्षा विशेषज्ञ ने की है। इस वक्त ज़ेलेंस्की बिजली युद्ध झेल रहे हैं, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। एकदम बिजली की रफ्तार से यूक्रेन के सैनिक हमला कर रहे हैं और हर 2 मिनट में रूस की फौज को 1 किलोमीटर पीछे धकेल रहे हैं। आखिर ये बिजली युद्ध क्या है और कैसे पलट गया यूक्रेन का युद्ध, ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। ईज़ियम भी पुतिन के हाथ से निकल गया। कुपियांस्क भी पुतिन के हाथ से फिसल गया। बालाकलिया में भी यूक्रेन का झंडा लहराया। पोल्टावका में भी रूस के सैनिकों ने मैदान छोड़ा। बेंजामिन कस्बे से भी रूस के सैनिक भाग निकले। 72 घंटे में 2500 वर्ग किलोमीटर का इलाका ज़ेलेंस्की ने जीत लिया। हर घंटे में 35 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर रहा है यूक्रेन। हर 2 मिनट में यूक्रेन की आर्मी 1 वर्ग किलोमीटर यूक्रेन की जमीन को आजाद करवा रही है। पुतिन के लिए सिर्फ और सिर्फ हार की खबरें हैं। क्रेमलिन में सिर्फ और सिर्फ बुरी खबरें आ रही हैं। पुतिन बहुत बेचैन है। एक एक पल पुतिन पर भारी पड़ रहा है। वो पुतिन जो घोड़े की सवारी करते हैं, वो पुतिन जो शर्टलेस होकर दुनिया को अपना पराक्रम का एहसास करवाते हैं, वो पुतिन जो जूडो कराटे के एक दांव से अपने दुश्मन को चित कर देते हैं, वो पुतिन जो मशीन गन खिलौने की तरह चलाना जानते हैं, वो पुतिन जिनके अंदर रूस का राष्ट्रवाद कूट कूट कर भरा है। वойска Московского гарнизона параду Победы готовы। और जो कभी रूस को हारते हुए नहीं देख सकते हैं। Поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы। वही पुतिन आज अपनी आंखों से अपने सैनिकों को पीछे हटते हुए देख रहे हैं। आखिर पुतिन हार की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? ज़ेलेंस्की की कौन सी रणनीति काम कर गई? कैसे ज़ेलेंस्की ने 3 तरफ से ईज़ियम पर अटैक किया? सब कुछ आपको बताने वाले हैं। जंग कैसे पलट गई, एक एक स्ट्रेटजी आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए ये तस्वीरें। ये तस्वीरें खार्किव के बालाकलिया की हैं, जो 6 महीने तक रूस के कब्जे में रहा। आज 6 महीने के बाद जब यहां से रूस के सैनिक भाग निकले और यूक्रेन के सैनिकों ने विजेताओं की तरह अपने शहर में प्रवेश किया, तो ज़ेलेंस्की के समर्थक यूक्रेन के नागरिक भावुक होकर यूक्रेन के बहादुर सैनिकों पर प्यार बरसाने लगे। यूक्रेन के बालाकलिया में यूक्रेन के सैनिक अपने कमांडर के साथ बहुत शान से प्रवेश करते हैं। सबसे पहले ज़ेलेंस्की के फेवरेट कमांडर जनरल अलेक्जेंडर सिर्स्की ने एक जोशीला भाषण दिया। Ми сьогодні завершуємо крапку звільнення Балаклія, першого великого міста. Під час нашого наступу я впевнений в тому, що це не останнє місце. У нас попереду Куп'янськ, який вже наполовину взятий нашими військами. Попереду Ізюм, ну і багато інших. Тому сьогодні офіційно ставимо крапку зачистки цього міста і піднімаємо наш державний прапор. Церемонії підняття державного прапора приступити. और इस ओजस्वी भाषण के बाद यूक्रेन के इस जनरल ने बालाकलिया शहर में यूक्रेन का नीला पीला राष्ट्रीय ध्वज लहरा दिया। ये भावुक कर देने वाली तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हो रही हैं और पुतिन को बहुत चुभ रही हैं। लेकिन पुतिन की सबसे बड़ी हार ईज़ियम में हुई है। ईज़ियम एक ऐसा शहर है जहां से रूस को रसद की सप्लाई की जाती है। डॉनबास इलाके में रूस के हजारों सैनिक मौजूद रहते हैं। रूस के इन सैनिकों के लिए खाने पीने का सामान यानी रसद ईज़ियम से ही होकर जाता है। और अब ईज़ियम पर यूक्रेन के कब्जे के बाद रूसी सैनिकों की सप्लाई लाइन कट गई है। इसीलिए ईज़ियम रूस के सैनिकों के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन गया है।
ज़ेलेंस्की इस जीत के मौके पर अपने सैनिकों को और पूरे देश का जोश बढ़ा रहे हैं। Рух наших воїнів на різних напрямках фронту продовжується. На цей час в рамках активних дій від початку вересня вже звільнено близько 2000 кілометрів нашої території. Російська армія цими днями демонструє найкраще, що вміє. Показує спину. І зрештою це непоганий вибір для них втікати. Окупантам в Україні місця немає і не буде. जंग शुरू करना इंसान के हाथ में होता है, लेकिन जंग को खत्म करती हैं परिस्थितियां, जो कि इस वक्त पुतिन के खिलाफ नजर आ रही हैं। पुतिन की आर्मी के साथ यही धोखा हो गया। यूक्रेन में रूस के सैनिक कुछ महीने के मेहमान हो सकते हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की और उनके समर्थकों के लिए यूक्रेन उनका घर है। और इसलिए यूक्रेन के कब्जा किए हुए इलाकों को दोबारा वापस लेने के लिए ज़ेलेंस्की की आर्मी ने भीषण जंग लड़ी है। अब जरा एक और तस्वीर देखिए। खून की होली खेलते हुए यूक्रेन के सैनिकों को 6 महीने बीत चुके थे, लेकिन जीत की दिवाली मनाने का मौका कुछ इस तरह से आया है। ये यूक्रेन का ईजियम शहर है। यहां देखिए, एक बंकर पर लहराता हुआ यूक्रेन का झंडा। सेल्फी लेकर और फोटो सेशन के द्वारा इस ऐतिहासिक लम्हे को रिकॉर्ड करते हुए यूक्रेन के सैनिक अपनी जमीन पर वापस लौटते यूक्रेन के टैंक, रूस के तबाह हुए सैन्य वाहन, रूस के सैनिकों की टोपियां, रूस के सैनिकों के खाने का सामान जिसे छोड़कर रूस के सैनिक भाग गए, और रूस के टैंकों को अपने पैरों तले रौंदते हुए ज़ेलेंस्की के वीर योद्धा। अपने मन की डायरी में नोट कर लीजिए, ये हर तस्वीर ऐतिहासिक है। चालाक ज़ेलेंस्की जैसे इसी मौके के इंतजार में थे। अब पुतिन को सबसे बड़ा झटका लगा है, तो ज़ेलेंस्की ने फौरन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर बात की। इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत में ज़ेलेंस्की ने बताया कि कैसे रूस के सैनिक मैदान छोड़कर भाग रहे हैं और अब ज़ापोरिज्जिया को आजाद करवाने की तैयारी है। Говорив сьогодні з президентом Франції Макроном. Поінформував його про нашу активність на фронті, про подальші перспективи, предметно. Обговорили російські провокації на Запорізькій АЕС і необхідність негайної демілітаризації станції, негайного виходу російських військових звідти. Говорили з паном президентом і про посилення оборонної підтримки нашої держави, про посилення тиску на Росію, зокрема про санкційний тиск, про візові обмеження для громадян Російської Федерації. अब आपको ये समझाते हैं कि आखिर ज़ेलेंस्की की वो कौन सी रणनीति है जिसके बाद यूक्रेन की जंग पलट गई। दरअसल फरवरी के महीने में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला, तभी ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के सभी युवा और पुरुषों के लिए ये कानून बना दिया था कि उनको युद्ध में जंग करनी ही होगी। इसके बाद नागरिकों और वॉलंटियर्स को मिलाकर पेशेवर सैनिकों को साथ लेकर 10 लाख की एक फ्रेश आर्मी खड़ी की गई। ये ज़ेलेंस्की की रिजर्व फोर्स थी, जिसको ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया ब्रिटेन और अमेरिका ने। 6 महीने में जब ये फौज पूरी तरह तैयार हो गई, तो 6 सितंबर को ज़ेलेंस्की ने 2022 खार्किव ओब्लास्ट काउंटर ऑफेंसिव मिशन शुरू किया। 6 सितंबर 2022 को यूक्रेन की सेना ने खार्किव पर जवाबी हमला शुरू किया। रूस की सेना इस हमले से आश्चर्यचकित रह गई। 7 सितंबर तक यूक्रेन की फौज ने लगभग 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर दोबारा कब्जा कर लिया। नौ सितंबर को यूक्रेन ने रूस की रसद काटी। वॉशिंगटन पोस्ट ने इस घटना को 1943 के बाद रूस की सबसे बड़ी हार करार दिया है। यूक्रेन के सैनिक इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि रूस के सैनिकों को कई नदियों पर बने पुलों को उड़ाना पड़ा ताकि यूक्रेन की फौज की रफ्तार धीमी हो सके। देखते ही देखते यूक्रेन ने खार्किव की 30 से ज्यादा बस्तियों पर कब्जा जमा लिया। ये देखिए कैसे यूक्रेन के सैनिकों ने खार्किव के एक इलाके पर यूक्रेन का झंडा फहरा दिया।
Загалом, за останні дні понад 1000 квадратних кілометрів української території звільнено від окупантів. На окремих напрямках підрозділи Сил оборони вклинилися в оборону противника на глибину до 50 кілометрів. Звільнено або взято під контроль понад 30 населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області. ईजियम को दोबारा कब्जे में लेने के लिए ज़ेलेंस्की की आर्मी ने 3 तरफ से उग्र हमला किया। इस हमले का जवाब देने में रूस की आर्मी पूरी तरह विफल साबित हुई। युद्ध के विशेषज्ञों का कहना है कि जंग में ये उलटफेर इसलिए हुआ है क्योंकि रूस के पास ज़ेलेंस्की के नए आक्रमण से निपटने के लिए सैनिकों की भारी कमी थी। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि खार्किव के एक रेलवे स्टेशन पर कब्जा करने के लिए रूस ने 1 हफ्ते तक खूनी जंग लड़ी थी, लेकिन उसी रेलवे स्टेशन पर सफेद झंडा लगाकर रूस की फौज इलाके से भाग निकली। ज़ेलेंस्की की फौज क्या कर रही है, ज़ेलेंस्की के कैंप में क्या चल रहा है, ये सब हमने आपको बता दिया। अब हम आपको ये बताएंगे कि आखिर पुतिन के कैंप में कौन सी मीटिंग चल रही है, पुतिन के कमांडर कैसे अपनी हार को छुपाने की कोशिश में जुट गए हैं। पूरी दुनिया में अमेरिका और यूक्रेन के समर्थन वाले देश, खास तौर पर नेटो के देश, अखबारों में खार्किव में पुतिन की हार पर खूब चर्चा हो रही है। एक अखबार की हेडलाइंस देखिए, तंग गलियों में पुतिन की सेना को कसाई की तरह काट रही है यूक्रेनी आर्मी, 6 महीने बाद ये शहर आजाद। जब पुतिन की सेना का इतना बड़ा अपमान हो रहा है, तब पुतिन के कमांडर्स ने मिलजुल कर हार का ये बहाना बनाया है कि पुतिन के आदेश पर जानबूझकर खार्किव के इलाके से रूस के फौजियों को हटा लिया गया है। रूस ने ये बहाना बनाया है कि रूस के सैनिक खार्किव से पीछे नहीं हटे हैं, बल्कि रूसी सैनिकों को डॉनबास में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि डॉनबास को और मजबूत किया जा सके। Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, для наращивания усилий на Донецком направлении. С этой целью в течение 3 суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой Народной Республики. В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск. इस बहानेबाजी वाले बयान के साथ ही रूस की सेना ने एक वीडियो भी रिलीज किया है, जिसमें यह दिखाया गया है कि रूस की सेना कैसे शौर्य दिखा रही है। हालांकि ये बात साफ नहीं हो पा रही है कि अगर रूस की सेना शौर्य दिखा रही है तो खार्किव से पीछे क्यों हटी। तस्वीरों पर गौर कीजिए, रूस के विमानों से खतरनाक मिसाइलें लॉन्च की जा रही हैं, रूस के रॉकेट लॉन्चर कहर बरसा रहे हैं। इस तरह की तस्वीरों से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अभी रूस की सेनाओं ने हार नहीं मानी है, लेकिन सवाल ये है कि अगर खार्किव पर यूक्रेन का कब्जा हो गया तो रूस से आने वाली डॉनबास की सप्लाई का क्या होगा। डॉनबास में मौजूद रूस के हजारों सैनिकों को खाना कैसे मिल पाएगा। लेकिन इन सवालों पर पुतिन और उनके कमांडर्स अभी मौन हैं। 10 सितंबर को पुतिन ने खुद मॉस्को के अंदर एक कार्यक्रम को संबोधित किया। पुतिन ने ये तो जरूर बताया कि सर्दियों में मॉस्को की खूबसूरती काफी बढ़ जाती है, लेकिन उन्होंने खार्किव में हार पर कोई टिप्पणी नहीं की। Московские специалисты уже ведут огромную работу по возрождению столиц Донецкой и Луганской народных республик. В непростых условиях, часто с риском для жизни, в полном смысле этого слова, ремонтируют пострадавшие жилые дома, дороги, школы. Делают все, чтобы подготовить Донецк и Луганск к зимнему периоду. कुल मिलाकर इस जंग में अगर रूस कुछ भी नहीं खोएगा तो भी अपना सम्मान जरूर खो देगा।